प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। हमने 2 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ की प्रक्रियाएं सीखी, पर क्या होगा अगर हमें 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना हो? आइए इस प्रश्न का उत्तर इस पाठ के द्वारा ढूंढें। बब्बन एक दिन जंगल में घूम रहा था और पछता रहा था कि उसने जिन से मिली तीनों ख्वाहिशों को कैसे अपनी बेवकूफी से गंवा दिया। तभी उसे वहां एक मुर्गी दिखी, लेकिन इस मुर्गी के बारे में कुछ खास था। वो सुनहरे अंडों के ढेर पर बैठी थी। वहां कुछ 23 सोने के अंडे थे। बब्बन खुश हो गया और सारे सोने के अंडे लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। बब्बन ने 1 हफ्ते तक रोज मुर्गी को दाना डाला और 1 हफ्ते में उसे मुर्गी ने और 36 अंडे दिए। बब्बन सोच रहा है कि अब उसके पास कुल कितने सोने के अंडे हो गए। आइए हम उसकी मदद करें। सोने के अंडों की कुल संख्या जानने के लिए हम 23 में 36 जोड़ेंगे। क्या आपको कक्षा 2 में सीखी 2 अंकों वाली संख्या को 10 और 1 के टोकन में लिखने की प्रक्रिया याद है? हम 23 और 36 को टोकन इस्तेमाल कर इस तरह लिख सकते हैं। पहले हम 1 के टोकन जोड़ेंगे। 3 1 में 6 1 जोड़ें तो हमें मिलेंगे कितने 1? 9 1। अब हम 2 10 के टोकन और 3 10 के टोकन जोड़ें तो कितने हुए? बिल्कुल सही, 5 10 के टोकन। इस तरह बब्बन के पास कुल 59 सोने के अंडे थे। बब्बन ने उसके अगले हफ्ते में और ज्यादा दाना दिया और मुर्गी ने उसे उस हफ्ते में 128 सोने के अंडे दिए। बब्बन खुशी से नाचने लगा। वह सोचने लगा कि अब वो जरूर गांव का सबसे धनवान आदमी बन जाएगा। आइए देखें बब्बन के पास कुल कितने सोने के अंडे हुए। हम 128 और 59 जोड़ेंगे। पहले हम 128 और 59 को टोकन इस्तेमाल कर लिखेंगे। क्या ये सही है बच्चों? हमारे पास कुल 17 1 के टोकन हैं। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? हम 10 1 के टोकन मिलाकर एक 10 का टोकन बना सकते हैं। कितने 1 के टोकन बचे? हमारे पास 7 1 के टोकन बचे हैं। इस 10 के टोकन को हम बाकी 10 के टोकन के साथ लिखेंगे। इसे हम 2 के ऊपर 1 लिखकर भी दर्शाएंगे। इस प्रक्रिया को हम हासिल कैरी ओवर कहते हैं। अब हमारे पास कुल कितने 10 के टोकन हुए? 8। अब अंत में हम क्या करेंगे? जी हाँ, हम 100 के कुल टोकन की संख्या 1 को इस तरह लिखेंगे। अरे वाह, बब्बन के पास अब कुल 187 सोने के अंडे थे। बब्बन अब रोज अपनी मुर्गी को प्रेम से चारा डालने लगा और मुर्गी उसे और भी ज्यादा सोने के अंडे देती रही। आखिर बब्बन गांव का सबसे धनवान आदमी बन ही गया। बच्चों, इस पाठ में हमने 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना और हासिल कैरी ओवर की प्रक्रिया सीखी। अगले पाठ में हम इसके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। बच्चों, क्या आपको बारिश का मौसम पसंद है? आइए इस पाठ में हम बारिश के मौसम की एक कहानी सुने और 3 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखें। एक दिन टिंकू टिड्डा मजे में वायलिन बजाते हुए घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक चींटियों और चूहों के झुंड पर गई।
चींटियां और चूहे कुछ खाने की चीजों के टुकड़े उठाकर ले जा रहे थे। वहां 237 चींटियां और 153 चूहे थे। क्या आप बता सकते हैं कि वहां झुंड में कुल कितने प्राणी थे? झुंड के कुल प्राणियों की संख्या का पता लगाने के लिए हम 237 और 153 जोड़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे? 237 और 153 को टोकन इस्तेमाल कर लिखेंगे। हमारे पास कुल 10 एक के टोकन हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? जी हां, हम हासिल कैरी ओवर का इस्तेमाल करेंगे। 10 एक के टोकन मिलाकर एक 10 का टोकन बनाएंगे। इस 10 के टोकन को हम बाकी 10 के टोकन के साथ लिखेंगे और हासिल कैरी ओवर की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर हम इसे 10 अंकों वाले स्थान में 1 लिखकर भी दर्शाएंगे। अब हमारे पास कोई 1 का टोकन नहीं बचा है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसके लिए एक 0 लिखेंगे। 10 अंकों वाले स्थान में लिखे सारे नंबर जोड़े तो हमें क्या मिलेगा? 9। अब अंत में हम 100 अंकों वाले स्थान के नंबर जोड़ें तो हम 3 पाएंगे। इस तरह झुंड में कुल 390 प्राणी थे। टिंकू ने चींटियों से पूछा कि वे इतनी मेहनत क्यों कर रही थीं? लेकिन चींटियों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने खाने की चीजें उठाकर और तेजी से चलने लगी। टिंकू थोड़ी देर के लिए चौंक गया और एक पेड़ की छांव में आराम से सो गया। अगले दिन टिड्डे को झुंड में और ज्यादा चींटियां और चूहे नजर आए। अब वहां 359 चींटियां और 235 चूहे थे। आइए देखें अब कुल प्राणियों की संख्या कितनी हुई। आइए इस बार हम ये जोड़ बिना टोकन का इस्तेमाल किए करें। पहले हम 359 और 235 को 100, 10 और 1 के स्थानों का इस्तेमाल कर इस तरह लिखेंगे। क्या ये सही है? अब हम क्या करेंगे? हम 1 के स्थान में लिखे नंबर जोड़ेंगे। 9 और 5 जोड़ें तो कितने हुए? 14। 14 को हम हासिल कैरी ओवर का इस्तेमाल कर कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ठीक, हम 14 के 4 को 1 के स्थान में लिखेंगे और फिर 1 को 10 के स्थान में हासिल कैरी ओवर के रूप में इस तरह लिखेंगे। अब 10 के स्थान के सारे नंबर 1, 5 और 3 जोड़कर कितने हुए? 9। अब हम 100 के स्थान के नंबर जोड़ेंगे। 3 और 2 जोड़कर बन गए 5। अरे वाह, इस बार झुंड में 594 प्राणी थे। टिंकू ने इस बार एक चूहे से पूछा कि वे खाना जमा क्यों कर रहे थे। चूहे ने चलते चलते टिंकू से कहा कि बारिश का मौसम आने वाला है और उन्हें उस मौसम में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए चींटियां और चूहे मिलकर बारिश के मौसम के लिए खाना जमा कर रहे थे। टिंकू उस पर हंसा और बोला कि वे बेकार में इतनी मेहनत कर रहे थे, उन्हें भी उसकी तरह नाचना और घूमकर मजे करना चाहिए। ये कहकर टिंकू अपनी वायलिन बजाते हुए वहां से चला गया। अगली सुबह जमकर बारिश होने लगी। टिंकू भूख से बेहाल हो इधर उधर खाने की खोज में भटक रहा था। तभी वो चींटी और चूहों के घर पहुंचा। उसने चूहे से माफी मांगी और उसे अपनी लापरवाही का सबक मिल गया था और वो जान गया था कि मेहनत करने में ही समझदारी थी। चूहों ने उसे कुछ खाना दिया और सभी
खुशी खुशी बारिश के मौसम का आनंद उठाने लगे। बच्चों, इस पाठ में हमने 3 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। बच्चों, अब तक हमने हासिल के साथ 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ के बारे में सीखा। इस पाठ में हम इससे संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को देखेंगे। राजू और बबलू एक अनोखा खेल खेल रहे हैं। राजू ने बबलू के लिए गांव में कुछ पहेलियां छिपाई हैं। हर पहेली को सही तरह हल करने पर बबलू अगली पहेली के लोकेशन पर पहुंच जाएगा। वहां उसे एक और पहेली मिलेगी। सारी पहेलियां खत्म हो जाने पर बबलू को राजू की छिपाई वस्तु मिल जाएगी। ये रही बबलू की पहली पहेली। गोलू ने पहले दिन अपने दोस्तों में 445 लड्डू बांटे और अगले दिन 227 लड्डू बांटे। गोलू ने बांटे हुए कुल लड्डू की संख्या का जोड़ यहां लिखा है। इसे सुधारो और अपनी अगली पहेली पाओ। क्या ये जोड़ सही है? जी हां, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये जोड़ गलत है। क्या आप बता सकते हैं यहां क्या गलती हुई है? यहां 5 1 और 7 1 जोड़कर 12 1 लिखते समय हासिल यानी कैरी ओवर का 1 लिखना भूल गए हैं। क्या आप इसका सही जोड़ लिख सकते हैं? हम 5 1 में 7 1 जोड़कर 12 1 इस तरह हासिल यानी कैरी ओवर का इस्तेमाल कर लिखेंगे। अब हासिल यानी कैरी ओवर का 1 10, 4 10 और 2 10 जोड़कर कुल कितने 10 हुए? 7 10। अब अंत में 400 और 200 जोड़कर हो गए कितने 100? 600। इस तरह बबलू की पहेली का उत्तर 672 लड्डू है। बबलू को याद आया कि उसने ये नंबर 672 अप्पू हलवाई के दुकान पर टंगा देखा है। वो तुरंत दौड़कर अप्पू की दुकान पर पहुंच गया। अप्पू ने बबलू को उसकी दूसरी पहेली दे दी। ये है बबलू की दूसरी पहेली। बब्बन को 159 टॉफियां मिली और गग्गू को केवल 34 टॉफियां मिली। उन्हें मिली कुल टॉफियों की संख्या का पता लगाने के लिए जोड़ यहां लिखा है। क्या ये जोड़ सही है? अगर नहीं तो सही जोड़ लिखो और अपनी आखिरी लोकेशन तक पहुंचो। बबलू ने पहेली सुलझाना शुरू किया। टॉफियों की कुल संख्या पाने के लिए 159 और 34 का जोड़ इस तरह लिखा था। क्या ये जोड़ सही है? नहीं। क्या आप इस जोड़ की गलती को सुधार सही जोड़ लिख सकते हैं? 34 को 100, 10 और 1 के स्थानों का इस्तेमाल कर लिखते समय गलती से 34 के 3 को 10 की जगह 100 के स्थान पर और 4 को 1 की जगह 10 के स्थान में लिखा गया है। इसलिए ये जोड़ गलत है। बच्चों, क्या आप इस जोड़ को सही तरह लिख सुलझा सकते हैं? अब क्या हमने ये जोड़ को सही तरह लिखा है? 9 1 और 4 1 जोड़कर कितने 1 होंगे? 13। अब 13 1 को हम कैसे लिखेंगे? जी हां, 13 को हासिल में इस तरह 1 अंकों वाले स्थान में 3 को लिखकर और 1 हासिल यानी कैरी ओवर को 10 अंकों वाले स्थान में इस तरह लिखेंगे। अब हासिल यानी कैरी ओवर का 1 10, 5 10 और 3 10 को जोड़कर कुल कितने 10 हुए? 9। क्योंकि 34 में 100 के स्थान में कोई नंबर नहीं है, 59 के 100 के स्थान में लिखे 1 को उत्तर में 100 के स्थान में इस तरह लिख देंगे।
बबलू ने भी हमारे साथ दूसरी पहेली का उत्तर 193 टॉफियां ढूंढ लिया। बबलू को याद आया कि उसने ये नंबर चंदा की दुकान पे देखा है। शायद उसकी आखिरी लोकेशन वही हो। ये सोचकर बबलू चंदा की दुकान पर गया। वहां पहुंचने पर बबलू ने देखा कि राजू ने उसका जन्मदिन मनाने के लिए एक केक छिपा रखा था। देखिए बबलू कितना खुश नजर आ रहा है। बच्चों, इस पाठ में हमने 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ से संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को देखा। 12 और 24 घंटे के रूप में समय, भाग 1, रीडिंग 12 and 24 hour clock, पार्ट 1। आज हम जानेंगे कि समय को कैसे लिखा जाता है और समय लिखते समय एएम और पीएम का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जाता है। मैं डांस सीखना चाहती हूँ, पर कहाँ से सीखूं? मेरी कॉलोनी में एक डांस स्कूल है, वहाँ पर सीख सकती हो। मैंने भी छुट्टियों में वहाँ डांस सीखा था, बहुत मजा आया था। हम दोनों साथ में सीख सकते हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा। तुम्हारे पास डांस क्लास की कोई जानकारी है? हाँ, है ना। उनका पैम्फलेट है मेरे पास। अरे, फिर दिखाओ ना। घर चलो, दिखाती हूँ। देखो, ये रहा डांस क्लास का पैम्फलेट। दिखाओ। इसमें डांस स्टाइल और टीचर का नाम तो लिखा है, लेकिन किस समय सिखाते हैं वो नहीं लिखा। जरूर लिखा होगा, ध्यान से देखो। अरे हाँ, इसमें तो समय लिखा ही नहीं है। नमस्ते आंटी। नमस्ते नेहा, क्या देख रहे हैं आप दोनों? आंटी, मैं डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए। हाँ मम्मी, इसलिए मैं भी दोबारा डांस सीखने के बारे में सोच रही हूँ। सोचना क्या, आप दोनों साथ में डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जी आंटी, हम वही प्लान कर रहे हैं, लेकिन इस पैम्फलेट में डांस क्लास का समय नहीं लिखा है। दिखाइए। अरे, इसमें तो डांस क्लास का समय लिखा हुआ है। कहाँ पर? ये देखिए। ये टाइम है, इसमें तो कहीं भी घंटा या मिनट नहीं लिखा है। ओह, इसका मतलब अभी आपको समय के बारे में सिखाया नहीं गया है। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। हमको घड़ी देखनी आती है। अच्छा, फिर तो आप आसानी से ये समझ लोगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है बैच 1 और इसके सामने बैच 1 का समय लिखा है 6:0 से 7:30 तक। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि घंटे और मिनट को बताने के लिए उनके बीच में 2 बिंदु लगा देते हैं? हाँ, और ये बिंदु नहीं है, इस चिन्ह को कोलन कहा जाता है और समय को घंटा कोलन मिनट के रूप में पेपर पर लिखा जाता है। देखिए, अभी हमारे घर की घड़ी में 2:20 हुए हैं, तो इसे इस तरह लिखा जाएगा 2:20। अच्छा, इसका मतलब पहला बैच 6 बजे से 7:30 तक है। हाँ। फिर उन्होंने ये जानकारी 2 बार क्यों लिखी? 2 बार कहाँ लिखा है? ये देखिए, बैच 1 के सामने और बैच 6 के सामने एक ही समय लिखा है, 6:0 से लेकर 7:30 तक। नहीं, ये दोनों अलग अलग समय हैं। बैच 1 सुबह के समय है और बैच 6 शाम के समय है। आपको कैसे पता? क्योंकि उन्होंने लिखा है। देखो, बैच 1 के लिए जो समय लिखा है उसके आगे AM लिखा है, जबकि बैच 6 के लिए जो समय लिखा है उसके आगे PM लिखा है। AM, PM, इनका क्या मतलब होता है आंटी? AM रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होता है, इसलिए AM दोपहर से पहले के समय को दिखाने के लिए लिखा जाता है और PM दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक होता है, इसलिए PM दोपहर के बाद के समय को दिखाने के लिए लिखा जाता है। मतलब समय को जब लिखना हो तब इसकी जानकारी के साथ लिखना होगा कि ये दोपहर के पहले का समय है या दोपहर के बाद का। हाँ, लेकिन AM, PM का मतलब क्या है?
AM का फुल फॉर्म है एंटे मेरिडियम। लैटिन भाषा में एंटे का मतलब होता है पहले और मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर, इसलिए एंटे मेरिडियम का मतलब हुआ दोपहर से पहले। ओह, इसका मतलब PM की फुल फॉर्म का मतलब होता होगा दोपहर के बाद। हाँ, PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट का मतलब है बाद में और मेरिडियम का दोपहर, इसलिए PM का मतलब हुआ दोपहर के बाद। इसका मतलब डांस क्लास का बैच 3 दोपहर के पहले 11 बजे शुरू होता है और दोपहर के बाद 12:30 पर खत्म होता है। बिल्कुल सही। अब आप समय को पढ़ना और लिखना सीख गए। हाँ मम्मी, आप भी टीचर बन सकती हो। आज आपने सीखा कि समय को घंटा कोलन मिनट के रूप में लिखा जाता है। समय के आगे AM तब लिखा जाता है जब दोपहर से पहले का समय लिखना हो। समय के आगे PM तब लिखा जाता है जब दोपहर के बाद का समय लिखना हो। AM की फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियम, जिसका अर्थ होता है दोपहर से पहले, और PM की फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियम, जिसका अर्थ होता है दोपहर के बाद। 12 और 24 घंटे के रूप में समय, भाग 2, रीडिंग 12 and 24 hour clock, पार्ट 2। आज हम सीखेंगे समय को 24 घंटे के रूप में कैसे लिखा जाता है। वंदना, रविवार को मैं खेलने नहीं आ पाऊंगी। मैं, मम्मी और पापा घूमने के लिए झांसी जा रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से रविवार की रात को वापस आएंगे। झांसी में बहुत अच्छे अच्छे किले हैं। हम लोग वहाँ पिछले साल गए थे। तुमको बहुत मजा आएगा। तुम वहाँ कैसे जा रही हो? हम लोग तो ट्रेन से जा रहे हैं। तो क्या तुम्हारी टिकट बुक हो गई? हाँ, पापा ने कल इंटरनेट से टिकट बुक की और उसका प्रिंट भी निकाल लिया। ट्रेन की टिकट कैसी होती है? मुझे भी दिखाओ। मैंने आज तक ट्रेन की टिकट नहीं देखी है। वो तो मम्मी के पास है। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। ये रही हमारी टिकट। एक झांसी जाने के लिए है और एक वहाँ से वापस आने के लिए। चलो देखते हैं इस टिकट में क्या क्या लिखा होता है। देखो, इसमें मेरा, मम्मी और पापा का नाम लिखा है। ये भी लिखा है कि ट्रेन दिल्ली से झांसी तक जाएगी। और ये क्या लिखा है? शेड्यूल्ड डिपार्चर। इसका क्या मतलब होता है? पता नहीं, पर इसके सामने तारीख लिखी है और समय के रूप में भी कुछ लिखा है, पर समय नहीं है। समय के रूप में तो समय ही लिखा होना चाहिए। नहीं, देखो, समय के रूप में 17:45 लिखा है। हाँ, और साथ में AM, PM भी नहीं लिखा है। हाँ, चलो ना, चलकर तुम्हारी मम्मी से पूछते हैं कि ये क्या लिखा है। मम्मी, अच्छा हुआ आप आ गई। हमें आपसे कुछ पूछना है। बताइए, क्या जानना है? ये जो हमारी ट्रेन की टिकट है, इसमें शेड्यूल्ड डिपार्चर लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? शेड्यूल्ड का मतलब होता है निश्चित किया हुआ समय और डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान। तो शेड्यूल्ड डिपार्चर का मतलब हुआ ट्रेन के चलने का निश्चित किया हुआ समय, यानी ट्रेन इस समय पर प्लेटफॉर्म से चल देगी, तो हमको इस समय से पहले ट्रेन में बैठ जाना है। मतलब यह जानकारी समय को दिखा रही है। हाँ, ट्रेन के आरंभ होने की तारीख और समय दोनों को दिखा रही है। इसमें तारीख तो हमको समझ में आ रही है, लेकिन समय कहाँ लिखा है? ये देखो वंदना, तारीख के ठीक आगे समय लिखा हुआ है। पर ये तो 17:45 लिखा हुआ है। हाँ, पर समय तो ज्यादा से ज्यादा 12 ही होता है ना। 12 के बाद 1 लिखते हैं, तो 17 का क्या मतलब हुआ? ओह, अब मैं समझ गई आप लोग क्यों इतनी दुविधा में हो। मैं आपकी ये उलझन सुलझा देती हूँ। अच्छा बताइए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। बिल्कुल सही वंदना। उन 24 घंटों को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो समय के साथ ये भी लिख दिया जाए कि AM है या PM, और दूसरा समय को 24 घंटे के अनुसार ही लिख दिया जाए। तो क्या इसका मतलब यह हुआ
कि यह 24 घंटे के रूप में लिखा है? हाँ, पर इससे कैसे पता चलेगा कि ये शाम का समय है या सुबह का? बहुत आसान है। रात के 1 बजे को 1:0 लिखा जाता है। ठीक ऐसे ही रात के 2 बजे को 2:00 लिखते हैं। दोपहर के 12 बजे तक इसी तरह 12:00 लिखा जाता है। अब बताइए 12 के बाद कौन सा घंटा होता है? 1 होता है। बिल्कुल। पर जब समय को 24 घंटे के रूप में लिखते हैं, तब दोपहर के 12 बजे के घंटों को वापस 1, 2, 3 नहीं कहते, बल्कि 13, 14, 15 कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि 24 घंटे के रूप में लिखने पर दोपहर के 1 बजे को 13:00 लिखा जाएगा। हाँ, और इसलिए जब मैंने देखा कि हमारी ट्रेन 17:45 पर है, तब मैंने कहा कि हमारी ट्रेन शाम को 5:45 पर है। क्योंकि आपने 12 के बाद पढ़ना शुरू किया, 13, 14, 15, 16 और 17 यानी शाम को 5 बजे। हाँ नेहा। फिर रात के 12 बजे को कैसे लिखेंगे? आप लोग खुद कोशिश करके देखिए। ठीक है, शाम के 5 बजे अगर 17 है तो 6 पर 18, 7 पर 19, 20 पर 21, 22, 23, 24 यानी रात को 12 बजे के समय को 24:00 लिखेंगे। आपने बिल्कुल सही पता लगाया है नेहा। तो फिर अगर रात के 12:15 हो तो उसको कैसे लिखेंगे? 24:15? नहीं, रात के 12 बजे के बाद समय को 0 से शुरू किया जाता है। जैसे यदि रात के 12:01 को लिखना हो तो 00:01 लिखा जाएगा। यानी रात के 12:15 को 24 घंटे के रूप में 00:15 लिखेंगे। हाँ, अब आप लोग समझ गए हो। तो अब आप इन टिकट को देखकर पता लगा सकते हो कि हम कब जाएंगे और कब वापस आएंगे। ठीक है मम्मी। धन्यवाद आंटी। वेलकम। आज हमने सीखा समय को 24 घंटे के रूप में कैसे लिखा जाता है। 12 और 24 घंटे के रूप में समय, भाग 3, रीडिंग 12 and 24 hour clock, पार्ट 3। आज हम जानेंगे कि समय को सही तरह से कैसे पढ़ा जाता है। अरे आयुष्मान, उदास क्यों हो रहे हो? क्योंकि कल मेरे चचेरे भाई की सगाई है और मैं उसमें नहीं जा पाऊंगा। क्यों नहीं जा पाओगे? देखो उनकी सगाई का निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन कार्ड। उनकी सगाई तब हो रही है जब मैं स्कूल में होता हूँ। दिखाओ तो। देखो, उनकी सगाई सुबह 8 बजे से 11 बजे तक है और उस समय तो मैं स्कूल में रहता हूँ। इस कार्ड में तो शाम के 8 से रात के 11 बजे तक का समय लिखा है। तुमसे किसने कहा कि सगाई स्कूल के समय में है? नहीं, स्कूल के समय में ही है। ध्यान से देखो, समय के आगे पीएम लिखा है। हाँ, मैंने देखा है। पीएम लिखा है, इसलिए तो कह रही हूँ कि सगाई शाम को है। पीएम का इस्तेमाल दोपहर से पहले के टाइम को बताने के लिए किया जाता है। नहीं आयुष्मान, पीएम की फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियम। मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी पीएम का मतलब हुआ दोपहर के बाद। सच में? हाँ, पहले मुझे भी उलझन होती थी, पर जब से मैंने इनकी फुल फॉर्म को ध्यान में रखना शुरू किया, तब से मुझे कोई दुविधा नहीं होती। अच्छा, इसका मतलब मैं सगाई में जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हो। और तुम भी एएम पीएम की फुल फॉर्म याद कर लो। अरे हाँ, पीएम की तो मुझे याद हो गई, पोस्ट मेरिडियम। अब एएम की भी बताओ। एएम की फुल फॉर्म है एंटे मेरिडियम। मेरिडियम तो मुझे पता है, दोपहर। लेकिन एंटे का मतलब क्या होता है? एंटे लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है पहले। तो एएम का मतलब हुआ दोपहर से पहले। अब समझ गया और कभी नहीं भूलूंगा। पर सबसे ज्यादा अच्छा है कि मैं सगाई में जा पाऊंगा।
कैसा रहा सगाई का कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा और वहां से मैं तुम्हारे लिए एक समय से संबंधित पहेली भी लाया हूँ। तुमको बहुत मजा आएगा। बोलो तो पहेली पूछूं? पूछो। मेरे चचेरे भाई की सगाई में गांव से मेरे चाचा को भी आना था, पर वो नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? यही तो पहेली है, आगे सुनो। उनकी ट्रेन की टिकट में समय लिखा था 5:20। वो रेलवे स्टेशन पर शाम को 5 बजे ही पहुंच गए थे, पर वो इंतजार ही करते रह गए, ट्रेन आई ही नहीं। उन्होंने वहां पता किया तो पता चला कि ट्रेन पहले ही चली गई। इस तरह वो नहीं आ पाए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। पर इसमें पहेली क्या है? पहेली ये है कि वो टिकट में दिए गए समय से पहले स्टेशन पर पहुंच गए थे। ट्रेन उनके सामने गई नहीं, तो फिर उनकी ट्रेन कैसे छूटी? अच्छा, जरा बताओ तो उनकी टिकट में क्या समय लिखा था? उनकी टिकट में लिखा था 5:20। वो तो ठीक है, पर समय के आगे क्या लिखा था? AM या PM? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ 5:20 लिखा था। इसका मतलब ये समय 24 घंटे के रूप में लिखा है, और 24 घंटे के रूप में यदि 5:20 लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि सुबह के 5:20 उनकी ट्रेन का टाइम था, लेकिन शाम को 5:20 पर पहुंचे और ट्रेन तो सुबह ही जा चुकी थी, इसलिए उनकी ट्रेन छूट गई। बिल्कुल सही। मुझे पता था कि तुम ही इस पहेली को हल कर सकती हो। लेकिन इस घटना से ये समझ में आया कि समय देखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किस रूप में लिखा है। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।